लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा पर है। रवाना होने से पहले उन्होंने गुरुवार को कहा कि सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत के अलावा इटली ने अफ्रीका, दक्षिणी 11 को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किया है। यूरोपीय संघ नहीं है, लेकिन ये कई द्विपक्षीय बैठकें इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस मानी कर रहा है। रूस को इस समूह में शामिल करने के साथ 1970 और G8 के रूप में हुआ। हालांकि क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद 2014 में रूस की भागीदारी निलंबित। पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण में होने वाले G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली के अपुलिया क्षेत्र की यात्रा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद उनकी पहली यात्रा G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली की हो रही है। G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा पर हैं। रवाना होने इस सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सत्र में ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत यूरोपीय देश पहुंचे हैं। इटली के अपुलिया क्षेत्र के बोर्गो एंजानिया के रिजॉर्ट में 13 से 15 जून तक आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन में युद्ध और गाजा में संघर्ष के मुद्दों को छाए रहने की उम्मीद है। तीसरी बार बनने के बाद ये पहला विदेश दौरा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इटली के अपुलिया शहर में G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष वो भी सत्र में पोप फ्रांसिस जो पहली बार G20 में G7 के इस मंच पर शामिल हो रहे हैं, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और पोप फ्रांसिस के जी बिल्कुल बहुत आदर पूर्वक उनके साथ गले मिलकर पोप फ्रांसिस इनको और ये कह रहे हैं कि माल प्रैक्टिसेस करता है चीन, इकोनॉमिक माल प्रैक्टिसेस करता है और इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो नहीं करता। इंडो पैसिफिक भी एक इशू था कि जिस तरह की चीन की एग्रेशन है उस पर भी चर्चा हुई। तो यूक्रेन और चीन को लेके मेरे ख्याल से ये दो अहम थे जो डोमिनेट किए इस G7 सम्मेलन को। जी, मैं आपके पास आता हूं अमृत, और प्रोफेसर हर्षवी पंत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो फैमिली फ़ोटो जो है ये वहाँ से इस वक्त जो है तमाम जो लोग जिनको आमंत्रित किया गया अपुलिया में, वो सभी लोग एक ही फ्रेम में आप यहाँ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सभी लोग जी अशोक जी, ये फैमिली फोटोग्राफ है जो क्योंकि आज जो आउटरीच कंट्रीज थे, पार्टनर कंट्रीज थे, उनके साथ एक फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जो अन्य पार्टनर कंट्रीज आए, 11 पार्टनर कंट्रीज और 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आमंत्रित की गए। यूएन सेक्रेटरी जनरल वहां थे,
वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट वहां थे, तो ILO के चीफ वहां थे। तो इन सब लोगों की G7 लीडरशिप के साथ एक फैमिली फोटोग्राफ है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये तस्वीर जो फैमिली फोटो है, जिसके बारे में बताया, सभी लोग जो लोग वहाँ उस बैठक में हैं, जिनको आमंत्रित किया गया, और जो वो सभी लोग वहाँ G7 के पर सदस्य हैं। मौजूद थे। जी जी। डॉक्टर हर्षवी पंत, अमृतपाल जो बता रहे थे, जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे, और जाहिर सी बात है पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की जब लगातार बैठकें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो हमेशा यूक्रेन और रूस का मुद्दा जो है वो हमेशा एक इम्पोर्टेंस पे बना रहता है, और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कई बार मुझे लगता है कि वो शायद पीछे रह जाती हैं। क्या ऐसा इस वक्त आपको भी लग रहा है? और ये फैमिली फोटो, इसको लेकर कोई आप कमेंट करेंगे? देखिए, ये फैमिली फोटो में अगर आप देखें तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो इटली ने जो उसकी प्रायोरिटीज हैं अफ्रीका में या मिडल ईस्ट में, उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी है। और भारत जैसे एशिया से एक ही देश को बुलाया और भारत को बुलाया, तो ये जैसे हम डिस्कस कर रहे थे काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एशिया एक ऐसा आज रीजन है जहां से सबसे ज्यादा आर्थिक जो बदलाव हैं वो जो हो रहे हैं वो एशिया में हो रहे हैं, और उसमें अगर भारत उसको रिप्रेजेंट करता है, तो एक तरह से सिंबॉलिक मैसेज तो ये जरूर है कि क्योंकि चीन के साथ संबंध पश्चिमी देशों के खराब हो रहे हैं, तो उसमें किस तरह से भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर उस वैक्यूम को फिल करता है, वो मुझे लगता है रिफ्लेक्ट इस मीटिंग में भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मैं अभी बीच में खड़े हैं बिल्कुल बीच में खड़े हैं, तो वो भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग एक विजुअल है। मतलब आप इसकी पोजीशनिंग पर भी जो है जाहिर सी बात है अपनी एक इम्पोर्टेंस है इसमें। हाँ, तो वो लेकिन जैसा आप जो आप इशू जिसका आप डिस्कशन कर रहे थे कि पश्चिमी देशों के लिए G7 के लिए यूक्रेन बहुत बड़ा मसला है, और उस मसले से बाहर नहीं निकल पा रहा है G7, और इसी का कारण है कि इसी वजह से जो एक डिस्टेंस बन गई है, गैप बन गया है, कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है जिसको ग्लोबल साउथ कह भी क्या कहा जाता है, वहां पर G7 जैसे देशों की, जो पश्चिमी देशों की आवाज नहीं पहुंच रही है। वहां से एक कटाव हो गया है कि अगर हर समय चर्चा सिर्फ यूक्रेन की होगी, तो उसमें जो बाकी मुद्दे हैं वो उस तरह से नहीं ग्लोबल गवर्नेंस के एजेंडा में आते हैं, जिसकी उम्मीद काफी ऐसे देश हैं जो करते हैं कि अगर G7 कोई पॉलिसी बना रहा है, आर्थिक कोई पॉलिसी है, आर्थिक नीति है, तो वो उसका इम्पैक्ट दुनिया भर में होगा। लेकिन अगर उसकी चर्चा ही नहीं होगी और उसके जो प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कशन पूरी तरह से नहीं होगा, और उसको सिर्फ रूस के प्रिज्म से देखा जाएगा, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के प्रिज्म से देखा जाएगा, तो वो अपने आप में एक तरह से ग्लोबल गवर्नेंस के प्रति एक जो नजरिया है उस पर सवाल खड़े करता है। तो मुझे लगता है वो जो एक समस्या है, उसके लिए जो अगर भारत जैसे देश, या वहाँ पर ब्राजील भी है और देश भी हैं लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, अगर वो इस बात को रखते हैं, तो मुझे लगता है ये एक बैलेंस जो G7 नहीं बना पा रहा है, उसमें थोड़ी सी मदद जरूर मिलेगी, और जो डिस्कशंस हैं वो ज्यादा राउंडेड होंगे, ज्यादा फ्रूटफुल होंगे। नहीं तो एक ही तरफा डिस्कशंस होते हैं, और अभी हमने देखा भी कि 1-2 दिन से हेडलाइंस भी सिर्फ रूस को लेकर ही आ रही हैं कि रूस में जो यूक्रेन के एसेट्स हैं उनको रशियन एसेट्स को डिसॉल्व करके यूक्रेन की मदद करने की बात की जा रही है। तो वो मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है। अमृत, जाहिर सी बात है कि यूक्रेन और रूस के उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। क्या इस बात की चर्चा, इस बात का एहसास भी होता है जब ऐसी बैठकें होती हैं? मेरे ख्याल से एहसास है, और ये जो आप तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं ना, इसमें से 7 ही लोग हैं जो समूह के मेंबर्स हैं। 12 लोग वहां वो खड़े हैं जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पिक्चर ये भी कन्वे करती है, ठीक है, वो प्रैक्टिकलिटी है कि वो लोग ज्यादा पावरफुल इकोनॉमीज हैं, दुनिया का एजेंडा सेट करती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और पर ये बात भी एक रियलाइजेशन वेस्टर्न ब्लॉक को हो रही है कि वो सिर्फ 10% आबादी को कंट्रोल करती है। वो 10% आबादी वहां रहती है, 45% इकोनॉमी दुनिया की GDP चाहे कंट्रोल करती हो, पर जो बाकी की दुनिया है, जहां जिसको हम ब्रॉडली ग्लोबल साउथ कह देते हैं, उसमें 2/3 आबादी दुनिया की रहती है, और वो इंक्रीजिंगली असर्टिव हो रही है।
G7 को ये रियलाइजेशन है कि अगर इनको साथ लेके नहीं चले, इनके कंसर्न्स, इनकी जरूरत, इनकी नीड्स, इनकी एस्पिरेशंस को फैक्टर इन नहीं किया ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में, तो ये हमको ओवरटेक कर जाएंगे। आज G7 की सबसे बड़ी चिंता ये है कि उससे ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन G20 है, जिसका ज्यादा महत्व है, जिसमें ग्लोबल साउथ उनको कहीं ओवरटेक ना कर जाए, या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रॉड बेस्ड है, जो ज्यादा इंक्लूसिव है। G20 नई ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन कर रहे हैं, 1975 से हैं। G20 तो हाल फिलहाल की है। तो ये चिंता है उनको, पर वो भी प्रैक्टिकलिटी है। ये हमको बह भी नहीं जाना चाहिए इसके साथ के पावर लीवर्स को कोई आसानी से छोड़ता नहीं है, ये कंट्रोल करते हैं पावर लीवर्स, पर इनको ये एक रियलाइजेशन हुई है कि दुनिया के बाकी हिस्से अब राइटफुली असर्टिव हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप युद्ध यूक्रेन और रूस में हो जाए, हो तो यूरोप का युद्ध है, पर आपकी उसकी ग्लोबल फूड चेन्स अगर डिसरप्ट होती हैं, सप्लाई चेन्स, भूख की कगार पे कौन आ जाता है? अफ्रीकी मुल्क। इकोनॉमीज किसकी डिस्टेबलाइज होती हैं, और वो लोग अब चीख चीख के कह रहे हैं कि आपकी जो हम इस सेशन में वो शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि तकनीक के सेक्टर में एकाधिकार खत्म करने का उन्होंने आह्वान किया और कहा कि समावेशी समाज की नींव रखने के लिए इसे और भी इनोवेटिव बनाए जाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नेशनल स्ट्रैटेजिक पॉलिसी तैयार करने वाले पहले कुछ देशों में से एक रहा है। प्रधानमंत्री G7 समिट के आउटरीच सेशन में शामिल होने के लिए इटली में थे और वहाँ से ये रवानगी की तस्वीरें जब वो स्वदेश के लिए रवाना हो रहे थे। और आउटरीच सेशन में बहुत सारी अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश दुनिया भर में अनिश्चितताओं और तनाव का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने इन देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रखना अपनी जिम्मेदारी समझा है। उन्होंने ये भी कहा कि इन कोशिशों में हमने अफ्रीका को सबसे ऊपर रखा है और हमें इस बात को लेकर गर्व है कि भारत की अध्यक्षता में G20 ने अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया। भारत सभी अफ्रीकी देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास, स्थिरता और सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा और भविष्य में भी ऐसा जारी रखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन में शामिल होने के लिए इटली में वो गए थे, और ये तस्वीरें जब वो स्वदेश के लिए रवाना हो रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देते हुए तकनीक में एकाधिकार को ख़त्म करने को लेकर विस्तार से इस दौरान चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि हमें तकनीक को इनोवेटिव बनाना चाहिए, न कि विनाशकारी, तभी हम एक समावेशी समाज की नींव रख पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत इस ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ बेहतर भविष्य के लिए प्रयास कर रहा है और भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक नेशनल स्ट्रैटेजिक पॉलिसी भी तैयार करने वाले पहले कुछ देशों में से एक रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके आधार पर हमने एक AI मिशन लॉन्च किया है, जिसका मूल मंत्र है AI फॉर ऑल। और अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने नेट ज़ीरो का जो टारगेट रखा है उसका भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने AI सेक्टर में इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के महत्व पर जोर दिया था। भविष्य में भी हम AI को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष, सुरक्षित, सुलभ और जिम्मेदार बनाने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एनर्जी सेक्टर को लेकर भी बहुत अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि एनर्जी सेक्टर में भारत का दृष्टिकोण जो है वो 4 सिद्धांतों पर आधारित है। उपलब्धता पहला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत पहुंच का, तीसरा सामर्थ्य का और चौथा सिद्धांत स्वीकार्यता का। उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और स्वीकार्यता, ये 4 सिद्धांत एनर्जी सेक्टर में भारत का दृष्टिकोण रहा है।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो के टारगेट को हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं और हमें मिलकर एक ग्रीन एरा बनाना है कि किस तरह से सभी देश हरित दुनिया की तरफ आगे बढ़ सकें, हरित युग की तरफ आगे बढ़ सकें। इसको लेकर हम सभी को मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, प्रधानमंत्री इटली से स्वदेश के लिए रवाना हुए। G7 के आउटरीच सेशन में उन्होंने हिस्सा लिया।